नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। पहले का नहीं पता, लेकिन 1990 में जातीय सामाजिक समीकरण का बिहार में उदय हुआ। अब तो सूबे में काम करने वाले सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की भी यह मजबूरी बन गई है। लालू यादव इसके जनक है तो नीतीश कुमार इसके पोषक। अलबत्ता दोनों के तरीकों में फ़र्क है। लालू और उनके बाद बेटे तेजस्वी यादव को आज भी उम्मीद है कि जातीय समीकरण के सहारे वे एक न एक दिन बिहार की सत्ता पर काबिज जरूर होंगे। लालू को जातीय समीकरण की जमीन तत्कालीन पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जिनका नाम प्रचलित रहा, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर मुहैया कराई थी। भूरा बाल यानी कि भूमिहार प्लस राजपूत प्लस ब्राह्मण वाला साफ करो का स्लोगन देकर लालू ने इसे लहकाया। इसी समीकरण के सहारे बिहार में 15 साल तक उनके परिवार का राज रहा। पहले वे मुख्यमंत्री बने और चारा घोटाले में जेल जाने की नौबत आई तो पार्टी के तमाम वरिष्ठों को दरकिनार कर पत्नी को कुर्सी पर बिठा दिया। जातीय गोलबंदी के पीछे लालू की मंशा दलित पिछड़ों के कल्याण की रही या नहीं, यह तो वही बता सकते हैं, लेकिन इसका 15 साल तक सियासी लाभ उन्होंने जरूर उठाया। यह भी सच है कि उन्होंने दलितों पिछड़ों के कल्याण के बजाय शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जैसे सांसदों के सहयोग से बनाए गए एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव के लाभों खूब बनाए। इसमें भी उन्होंने सबसे अधिक तवज्जो अपने परिवार और परिजनों को दी, फिर अपनी बिरादरी को मौका दिया। इक्का दुक्का मौका दूसरी जाति के लोगों को भी मिल जाता था, मिला, लेकिन आबादी के अनुपात में नहीं। परिजनों ने में अपने साला साधु और सुभाष को उन्होंने राजनीति में स्थापित किया तो घर की इकलौती महिला को सियासत के शीर्ष पर भी बिठा दिया। यह लालू के जातीय समीकरण का लाभ था। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश में अगड़ों पिछड़ों का जो जातीय उन्माद भड़का, उसका भरपूर लाभ बिहार में लालू ने और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने उठाया। यादव मुसलमान की गठजोड़ से दूसरी ओबीसी, ईबीसी और दलित जातियों को सहयोग का गिफ्ट रिटर्न कुछ नहीं मिला। नीतीश ने इन जातियों को कायदे से साधा। बिहार के विकास का सपना पाले नीतीश कुमार को पहली बार सफलता भले ना मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार वे कामयाब हो गए। नीतीश कुमार की सफलता की बुनियाद में भी उनका जातीय समीकरण ही था। सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार। 1994 में कुर्मी और कोयरी कुशवाहा जातियों को लेकर बने लौकुश समीकरण ने उन्हें एकजुट होकर सहयोग किया। यह अलग बात है कि कालांतर में उन्होंने हर जाति को साधने के लिए राजनीति में नए ढंग का प्रयोग किया। उन्होंने हर जाति में अपने पॉकेट वोट बैंक बना लिए। दलितों की दलित महादलित दो श्रेणी बनाई और मुसलमानों की साझी जमात से छाट-बाज कर पिछड़े मुसलमानों यानी कि पसमानदा की बड़ी आबादी को उनके लिए विशेष योजनाएं बनाकर लागू किया और अपना मुरीद बनाया। लौकुश यानी कि कुर्मी कोयरी कि उनके जातीय समीकरण की करीब 10% आबादी के अलावा जेडीयू को अब तक 6 से 7% अधिक वोट अगर मिलते रहे हैं तो यह नीतीश कुमार के नायाब सियासी प्रयोग का ही परिणाम है। अब तो हालत यह है कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी बिहार के जातीय समीकरण वाले प्रयोग से अपने को बचा नहीं पाई। बीजेपी तो कभी इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस ने तो अब अपना चोला ही उतार दिया है। कांग्रेस को अब सवर्ण जातियों के पारंपरिक वोटों की परवाह नहीं रही। उससे तो अब दलित पिछड़ों और मुसलमानों से प्रेम हो गया है। सवर्ण के सवाल पर बात करने से ही कांग्रेस सकुचाती है। चुनाव के लिए टिकट बांटना हो या संगठन का विस्तार करना हो, उन्हें विरले ही उसमें सवर्ण दिखेंगे। कांग्रेस का असली रूप इस बार बंगाल चुनाव में भी दिखा। कांग्रेस ने बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में 284 पर उम्मीदवार घोषित किए। इनमें 70 सीटों पर मुसलमान और 68 पर दलित को चुनावी मैदान में उतारा गया, यानी आधी से अधिक सीटें सिर्फ 2 जातियों के खाते में गई। इससे ही कांग्रेस के जातीय स्टैंड में आए बदलाव को समझा जा सकता है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को भी एमवाई समीकरण पर अधिक भरोसा है। हालांकि उसका यह भरोसा किसी कसौटी पर परिणाम में कभी नहीं बदलता है। इसकी 2 वजहें हैं। पहली कि लालू ने सियासी लाभ के लिए गैर सवर्ण समाज को गोलबंद तो कर लिया, लेकिन जब वे ठगे महसूस करने लगे तो खुद ब खुद किनारे होते गए। नीतीश ने उन्हें लपक लिया। तभी से दलित और पिछड़े लालू के आरजेडी के बजाय नीतीश के जेडीयू को पसंद करने लगे। मुसलमानों का भी आरजेडी से भ्रम टूटा। उनकी 17% आबादी के अनुपात में टिकट न मिलना आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी। यही वजह थी कि मुस्लिम और यादव के क्रमशः 17 और 14 यानी कि 31% वोटों के बावजूद
2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 23% ही वोट मिले। इसका संकेत साफ है कि आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण दरक चुका है। यह अलग बात है कि सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार जातीय समारोहों में जाने से बचते रहे, पर उन्होंने अपने स्वजातीय नेताओं को बढ़ावा देकर लवकुश समीकरण वालों का भरोसा कायम रखा। आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा को कभी उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ावा दिया तो नौकरशाही में भी जातीय समीकरण का ख्याल रखा। 20 साल बाद नीतीश केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। समीकरण दरकने न पाए, इसके लिए उन्होंने लौ समाज के सीएम के बाद अगले मुख्यमंत्री के रूप में कुछ समीकरण के व्यक्ति को आशीर्वाद भी दिया, जो हमने समृद्धि यात्रा के दौरान देखी। नीतीश की यह फिर एक नई जटिल चाल है। नीतीश ने सम्राट चौधरी को अगले सीएम का आशीर्वाद दिया सार्वजनिक रूप से। अब बीजेपी चाहकर भी सम्राट या लौकुश समाज के ही किसी व्यक्ति को सीएम बनाने को मजबूर होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण जो जिंदाबाद है, उसकी चर्चा लगातार हो रही है।